हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर यूपीपीसीएस 2023 के लिए, जो हैं DAIS के काफ़ी रिलेवेंट माने जाते हैं इसके पेपर। और आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज। किसकी करेंगे? तो पर्यावरण की करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निकेत में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, आवास में एक ही प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। न तो एक सही है और ना ही दो सही है। वह स्थान जहाँ पे जीव निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। जहाँ पे जीव निवास करते हैं वो कौन सा स्थान कहलाता है? तो आवास कहलाता है। इसे हम हैबिटेट भी कहते हैं। यहाँ संपूर्ण जैविक समुदाय जो है निवास करता है। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियाँ एक साथ रह सकती हैं। आवास में कई प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं एक साथ रह सकती हैं, जबकि निकेत में सिर्फ एक ही प्रजाति रहती है। ओके, कई सारे निकेत से मिलकर आवास बनते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में संख्या तथा जैव भार की दृष्टि से अल्प होने के बावजूद सामुदायिक लक्षणों पर अपना प्रभुत्व दर्शाती हैं, वे कहलाती हैं कीस्टोन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, संकेतक प्रजाति। तो इसका आंसर है ए, कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में संख्या तथा जैवभार की दृष्टि से अल्प होने के बावजूद भी सामुदायिक लक्षणों पर अपना प्रभुत्व दर्शाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कीस्टोन प्रजाति आपकी क्या होती है? उत्पादक स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? एक ही प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, केवल वानस्पतिक समुदाय का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, विभिन्न प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र जो है जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जैविक समुदाय कहते हैं। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इकोटोन 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है। तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा सही है। 2 या 2 से अधिक पारितंत्रों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इकोटोन क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र तक फैला रहता है, अतः इसका क्षेत्र सदैव विस्तृत नहीं होता है। यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। एल्गी ब्लूम या एल्गल ब्लूम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? झील सांद्रण से, यूट्रिफिकेशन से, मत्स्य पालन से, नाइट्रिफिकेशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूट्रिफिकेशन से। इसे हम सुपोषण भी कहते हैं। यूट्रिफिकेशन को क्या कहते हैं? सुपोषण। जल निकायों में पादप प्लवकों और शैवालों के बहुत अधिक और अचानक वृद्धि से पानी का जो रंग है परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर ब्लूम या एल्गी ब्लूम कहते हैं। यह वृद्धि जलीय निकायों में अपशिष्टों और उर्वरकों के जमा होने से होता है। किसके जमा से होने से होता है? तो अपशिष्ट और उर्वरक। इसे हम क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके कारण जो है बीओडी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 6। बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु हरे पौधों का प्रभुत्व होता है। हरे पौधे का सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु हरे पौधों का जो प्रभुत्व होता है क्योंकि पौधों का सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है।
हरे पौधे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है आगे की जंतु निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसके आंसर है आपका सी, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतुओं के समुदाय के समय के साथ एक दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक अनुक्रमण कहते हैं। 1961 में 1961 में क्लीमेट्स के अनुसार जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम क्या है? नगरीकरण, आस्थापन, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूडिफिकेशन, एसेसीज, कंपटीशन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है। खाद्य जल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा होता है जटिल, सरल, न जटिल न सरल, समान। तो इसका आंसर है आपका ए, जटिल होता है। पारितंत्र में विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन होता है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। इसमें जीवों का एक सरल और सीधा संबंध होता है, जबकि खाद्य जाल परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। यह एक जटिल व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो खाद्य जाल किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जटिल प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर है 9, कौन सा एक सही सुमेलित है? देखते हैं। समुद्री वातावरण में प्रमुख मुख्य उत्पादक क्या है? प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिवसीय होता है। सर्वाधिक मुलायम लकड़ी जो है टैगा वन में पाए जाते हैं। तो सभी कथन आपके सत्य हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादकता कौन से हैं? जो उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन्स। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिवसीय होता है। टैगा वन में जो है लकड़ी मुलायम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से किस एक का संख्या पिरामिड उल्टा होता है? तालाब, वन, घास स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। उल्टे संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार का पिरामिड जो है वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का जो है आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जो जंतुओं की संख्या है अधिक होती हैं। यह पिरामिड आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्था है, स्थापना वर्ष दिया हुआ है। देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। IUCN की स्थापना जो है अक्टूबर 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना आपका 1961 में किया गया था। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना 1982 में की गई है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी जो है नहीं सही है, क्योंकि IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी, न कि 1950 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची में रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? यूनेप, साइट्स, ट्रैफिक, IUCN। तो इसका आंसर है डी, IUCN जो है रेड डाटा बुक जारी करती है। संकटग्रस्त जीवों के जैव विविधता का संरक्षण अर्थात पौधे एवं जीव जंतुओं को लुप्त होने से बचाना, प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना IUCN का मुख्य कार्य है। यह संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची तैयार करती है, जिसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1978, 72, 1980, 81। तो इसका आंसर है सी,
1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 114, कोड दिया हुआ, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आंदोलन है और क्षेत्र है। शांत घाटी का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में किया गया था। चिपको आंदोलन जो है आपका, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और एपिको आंदोलन आपका कर्नाटक से संबंधित है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली जिसे हम कहते हैं, तो ये आपका केरल में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में किया गया था और चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में, एपिको आंदोलन आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? 1987, 1989, 1991, 1992। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को इसे अपनाया गया था, जो वर्ष 1989 से प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 1989 से यह खुद प्रभावी होता है। अब भारत ने इसमें जो है 1992 में, भारत ने कब हस्ताक्षर किया? तो 1992 में भारत ने हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। कौन सा कथन पारिस्थितिकी निकेत के बारे में, कौन सा कथन असत्य है? निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। एक निकेत में पौधे एवं जीवों की भिन्न प्रकार की जातियां एवं उपजातियां एक साथ निवास करती हैं। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। निकेत एक सूक्ष्म आवास होता है जिसमें पौधे व जीवों की एक ही प्रजाति एवं उपजाति निवास करती है। अन्य सभी कारण जो है सही हैं आपके। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। दो पारितंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में दोनों पारितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। तो इसका आंसर है ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। दो पड़ोसी पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक ऐसा क्षेत्र जहां दोनों तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोटन। जैसे ये ए ऑप्शन, ये आपका ए स्थल है और ये आपका बी स्थल है। इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र है उसे हम, उसमें ए की भी विशेषता पाई जाएगी और बी की भी विशेषता पाई जाएगी और कुछ नई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटन कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में दोनों पारितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य प्रजाति भी पाई जाती है जो दोनों का मिश्रण होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एम स्ट्रिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? जलवायु परिवर्तन से, हाथियों के संरक्षण से, बाघों की निगरानी से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो इसका आंसर है सी, बाघों की निगरानी से। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, एक सेकेंड, बी है इसका ऑप्शन, सॉरी, इसका आंसर आपका सी है। एम स्ट्रिप का संबंध किससे है? तो सी से है, बाघों की निगरानी से। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में, कब? 2010 में बाघों की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम एम स्ट्रिप का प्रारंभ किया था। तो एम स्ट्रिप किससे संबंधित है? बाघों की निगरानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया, ये बात सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया, न कि 1995 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है सही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लाया गया था और सभी कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, या XC2 बाह्य स्थानीय को हम क्या कहते हैं, XC2 संरक्षण के तहत शामिल नहीं है। जीन बैंक, बोटेनिकल गार्डन, जंतु उद्यान, नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है डी, नेशनल पार्क जो है इन सीटू के तहत आता है, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण के तहत आता है इन सीटू। बाह्य स्थानीय में कौन कौन सा आता है, बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो बाह्य स्थानीय के। स्वस्थानीय में नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था, आयुषियन, यूनेप, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन। तो इसका आंसर है सी, यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल MAB कार्यक्रम, MAB कार्यक्रम को 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है, मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, वन्यजीव अभ्यारण्य। विशिष्ट प्रजाति आधारित जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये, तो इसका आंसर है आपका बी, इसका आंसर है आपका बी, वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23, कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, 2000 में, 2001 में, 2005 में, 2003 में। तो इसका आंसर है आपका डी, 2003 में। कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी कब आया, 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया, जबकि यह प्रोटोकॉल जो है 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। अंगीकार कब किया गया, तो 2000 में, 29 जनवरी 2000 में। अस्वीकार कब किया, मतलब इसको लागू कब किया गया, तो 2003 से, या सितंबर 2003 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना, जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, आधुनिक जैव तकनीकी के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आधुनिक जैव तकनीकी के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 25, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1979 का बॉन समझौता, 1989 का बासेल समझौता और 1998 का रॉटरडैम समझौता। तो इसका आंसर है बी, 1979 का बॉन समझौता। बॉन समझौता कब हुआ, 1979 में। यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 26, कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस, न्यूमानोकोसिस, ब्लैक फुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसका आंसर है बी, न्यूमोनोकोसिस जो है वो कोयला उद्योग में संलग्न लोगों के सामान्यतः न्यूमोकोनोसिस नामक रोग हो जाता है। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, फ्लोरोसिस फ्लोराइड के प्रभावों से, जबकि ब्लैक फुट नामक रोग जो है आर्सेनिक की अधिकता से, तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है प्रदूषित नाइट्रेट के पानी से पीने से होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी,
क्वेश्चन नंबर 27 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है लिवुरेरिया, एनाबिना, क्लोरोबियम, नोस्टोक। तो इसका आंसर है आपका सी, क्लोरोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु आपका कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर, क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलियम, ये सभी क्या हैं आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो नील हरे शैवाल हैं वो कौन कौन से हैं तो ये जीवाणु हैं। जीवाणु के बारे में ये कौन सा जीवाणु कौन सा है आपका क्लोरोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सभी आपके जीवाणु हैं। अब शैवाल कौन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के शैवाल हैं वो हैं आपके नॉस्टॉक, एनाबिना और आलोसिया, कैलोथ्रिक्स और रिबुलेरिया आपके शैवाल हैं। ये सभी आपके शैवाल द्वारा होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और ये जो है आपके जीवाणु के द्वारा होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ तरंग का उदाहरण है। पराबैंगनी किरणें, माइक्रोवेव्स और रक्त किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, माइक्रोवेव्स जो है दीर्घ तरंग का उदाहरण है। दीर्घ तरंगों के अंतर्गत माइक्रोवेव्स, रडार, रेडियो तरंगों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से हैं तो रडार हो गया आपका, रेडियो तरंगें हो गई, ये सभी आपके दीर्घ तरंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र अवस्थित है चेन्नई में, लक्षद्वीप में, पोर्ट ब्लेयर में, कोचीन में। तो इसका आंसर है डी, कोचीन में। प्रवाल पर लक्षित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। भारत में प्रवाल के प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कौन सी है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आपकी, और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन डी नहीं सही है, ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 30, देखते हैं। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। तो इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल है, यानी कमजोर है, क्योंकि यहाँ वर्षा तापमान का अभाव होता है। वर्षा और तापमान का क्या होता है, अभाव होता है। यहाँ वर्षा और तापमान का अभाव होता है, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च आर्द्रता तथा वर्षा के कारण प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 31, रामसर संधि का संबंध आर्द्रभूमियों से है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुई थी। कौन सा कथन असत्य है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और भारत इसमें जो है कब शामिल हुआ था, भारत कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि भारत कब इसमें शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइम टोटल कितनी रामसर साइट है तो 75 है। वैकल्पिक परिवहन ईंधन मिथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है। यह बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है। इसे गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है। यह जल में विलेय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। क्यों, देखते हैं। मेथनॉल का उत्पादन जो है प्राकृतिक गैस से किया जाता है। किससे किया जाता है, प्राकृतिक गैस से। यह एक बायोडिग्रेडेबल ईंधन है, मतलब इसको नष्ट किया जा सकता है।
इसे इथेनॉल और गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है या हाइड्रोकार्बन ईंधन के समान जल में विलय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 33 है। बाघ संरक्षण पर पहला एशिया मंत्रिपरिषद सम्मेलन थाईलैंड के हुआ हिन में आयोजित किया गया। कब किया गया? तो इसका आंसर है आपका बी, 2010 में। बाघ संरक्षण पर पहला एशिया मंत्रिपरिषद सम्मेलन 2010 में थाईलैंड में किया गया था। सेकंड आपका 12 में किया गया, 2012 में भूटान में किया गया। 2012 में कहाँ किया गया था? तो भूटान में किया गया था, ये सेकंड नंबर का था। और जो तीसरा सम्मेलन है वो अप्रैल 2016 में किया गया था, भारत में किया गया। और जो आपका चौथा सम्मेलन है वो कहाँ किया गया था? तो मलेशिया में किया गया था, मलेशिया में 2022 में। 2022 में कहाँ किया गया? मलेशिया में। यह सम्मेलन ग्लोबल टाइगर फोरम के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका सी, ओजोन जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक गैस है और सभी जो है आपका प्राथमिक प्रदूषक गैस है। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरण पदार्थों में फलस्वरूप अपने आप उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। द्वितीयक गैस में कौन कौन से हैं? ओजोन है आपका, PAN है जिसे हम क्या कहते हैं? पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट भी कहते हैं। ये सभी क्या है? हमारे द्वितीयक प्रदूषक गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता का स्तर कितना है? 55 डेसिबल, 75, 70, 85 डेसिबल। तो इसका आंसर है बी, 75 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता का स्तर जो है 75 डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर है 36। कौन सा कथन सत्य है? क्योटो प्रोटोकॉल 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर है सी, ए और दो दोनों ही कथन सही हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण हेतु जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। अंतिम रूप से इसे 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। हरित जलवायु कोष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसकी स्थापना क्योटो में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोककर उसे 2 डिग्री सेल्सियस के महत्तम वृद्धि से नीचे रखना था। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही नहीं है और सभी सही हैं। देखते हैं एक क्यों नहीं सही है। हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कानकून यानी मैक्सिको में आयोजित COP16 किसमें? COP16 में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रम तथा नीतियों का समर्थन करेगा तथा इसका उद्देश्य क्या था? पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोककर उसे 2 डिग्री सेल्सियस के महत्तम वृद्धि के नीचे रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके आंसर है डी। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है? नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर है 39। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसको देखते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था।
और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, जब इसमें 92 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 97। तो +5 कब हुआ? 1997 में जापान में हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आपका 1979 में हुआ। रियो +20 सम्मेलन में एजेंडा 21 नहीं आया था। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ही एजेंडा 21 आ गया था। तो एजेंडा आपका 21 कब आया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी गलत है। और रियो 20 कब आयोजन हुआ था? तो इसका 2012 में रियो 20 का आयोजन हुआ था। इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा क्या थी? द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से इसे जारी किया गया था। रियो 20 को किस नाम से जारी किया? द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, शब्द एरोजेल जो है ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी संदर्भ में देखे जाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण में, इंसुलेशन में, पुरातत्व में, कृषि क्षेत्र में। तो इसका आंसर है बी, इंसुलेशन में। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोजेल विकसित की है, जिसे फ्रोजन स्मोक या ब्लू एयर भी कहा जाता है। यह वास्तव में ठोस है, लेकिन इसके जटिल मैट्रिक्स के भीतर यह 99% हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41, निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है? स्तरीय बादल, कपासी वर्षा बादल, उच्च कपासी बादल, कपासी बादल। तो इसका आंसर है बी, कपासी वर्षा बादल। कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इसके साथ वर्षा, ओला और तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून, नागपुर, भोपाल, चेन्नई। तो इसका आंसर है बी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर, जिसे हम क्या कहते हैं? निरी भी कहते हैं, निरी। क्वेश्चन नंबर है 43, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेप द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, यूनेस्को द्वारा, एएफओ द्वारा। तो इसके आंसर है ए, यूनेप द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्लोबल 500 पर्यावरण एवं सुरक्षा एवं सुधार से संबंधित यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 44, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। एक सेकंड। और विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण संरक्षण लिखा है, जबकि हम क्या बोलते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस तरह से आपके सभी कथन सही हैं, लेकिन डी कथन सही नहीं है, क्योंकि हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को। यहाँ पे क्या है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45, कार्बन फुटप्रिंट का आशय प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की कार्बन की शोषण मात्रा, कृषि क्षेत्र में संपूर्ण जनसंख्या की कार्बन उत्सर्जन की मात्रा, प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी,
प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन मात्रा। कार्बन फुटप्रिंट का आशय है प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन की मात्रा। कार्बन फुटप्रिंट को निकालने के लिए विश्व भर में लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। एस्चुरी में जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है। यहाँ नदियों और समुद्रों की विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। जब नदियाँ डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में गिर जाती हैं तब वह एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नदियों के भी गुण एवं समुद्र की विशेषताएं दोनों पाई जाती हैं। यहाँ नदियों और समुद्र दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में होती है। इसी कारण एस्चुरी में जैव विविधता एवं पारिस्थितिक उत्पादकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर है 47। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कच्छ वनस्पति स्थल है और प्रदेश है। तो इसको देखते हैं। धामरा आपका उड़ीसा में है, मुथुपेट आपका तमिलनाडु में है और कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कुंडापुर आपका कर्नाटक में है, वेल्टूर आपका महाराष्ट्र में है। तो वेल्टूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, कुंडापुर कर्नाटक में है और मुथुपेट आपका तमिलनाडु में है, धामरा उड़ीसा में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 48। इको मार्क का आरंभ 1985 में किया गया। इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है। सत्य कथन बताइए। तो इसका आंसर है बी, केवल 2 ही सही है। इको मार्क का आरंभ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में, जिसका उद्देश्य पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पाद को पहचानना था। इसका लोगो जो है मिट्टी का बर्तन है, जो कि पृथ्वी तथा इसके भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दबाया जाता है तो इसे सीएनजी कहा जाता है। सीएनजी जो है 80 से 99% मीथेन होती है। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन होता है। तो इसका आंसर है आपका सी। कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों ही कथन असत्य हैं। जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर से दबाया जाता है तो इसे सीएनजी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। इसमें 80 से 90% जो है 99% मीथेन होती है। इसका इग्निशन ताप एलपीजी से अधिक होता है। इसका इग्निशन जो है ताप वो एलपीजी से अधिक होता है। तो इसके जो है दोनों ही कथन सत्य हैं। ये पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो ना 1 और ना ही 2। ये इसका मतलब है दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा कि सीएनजी में ज़्यादा स्तर क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। सीएनजी को कैसे तो प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर से दबाते हैं तो क्या मिलता है? सीएनजी। तो हम इसे सीएनजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 50। नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी की स्थापना की गई है 2010, 2003, 2015, 2000 में। तो इसका आंसर है आपका बी, 2003 में की गई है। भारत सरकार ने कब की थी? दिसंबर 2003 में नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी की स्थापना की थी। फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के साथ ही भारत में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? सीडीएम कहते हैं, को नई गति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से कौन उच्च धातु संचयी पौधा है? ब्रैक्सिया जेनेसिया, सनफ्लावर, हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो है धातु संचयी पौधा है। जो कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, पारा आदि प्रदूषक यानी भारी धातुओं
धातुओं को अपने अंदर संचित कर प्रदूषण कम करने में सहायक होता है। ये अपने ऊतकों में 10 से 100 गुना अधिक संचय क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा, सवाना, टैगा, चेपरेल या वांजवन। तो इसका आंसर है ए, टुंड्रा। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा। टुंड्रा बायोम का वर्धन काल अति लघु होता है, 50 दिन से भी कम होता है। इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पोलर क्षेत्रों में पाया जाता है। पोलर क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्ष भर सूर्य तप तथा सूर्य का प्रकाश का अभाव होता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण वानस्पतिक का विकास भी न्यूनतम होता है। वनस्पतियों का विकास भी बहुत कम होता है। कौन सा कथन सत्य है? नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2012 को प्रभाव में आया। यह आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिलने वाले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा ही सही है। 24 अक्टूबर 2010 को जापान में संयुक्त राष्ट्र ने जेनेटिक संसाधनों की भागीदारी पर समझौता किया। इस सम्मेलन में आइची लक्ष्य की घोषणा की गई थी। यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ था। इस संधि के अनुरूप जो है 17% भू क्षेत्र और 10% समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा करनी थी, ताकि जैव विविधता का विस्तार हो सके। यह आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? तो इसका हिस्सा कौन नहीं है? राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा मिशन। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। जून 2008 को जो है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 भारतीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से, जैव विविधता संरक्षण से, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, सामुद्रिक पर्यटन के संरक्षण से। इसका आंसर है ए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जो है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। UNFCCC को सौंपे गए INCD के तहत भारत की अनेक घोषणाएं की गई हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किससे प्राप्त होता है? समुद्र, आर्द्रभूमि, धान के खेत, घरेलू पशु। तो इसका आंसर है बी। सबसे ज़्यादा मीथेन किससे निकलती है? तो आर्द्रभूमि से। इन सभी से मीथेन प्राप्त होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? तो 76% जो है आर्द्रभूमि से मीथेन निकलती है या उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर है 57। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करता है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। अंशी जो है आपका, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। गूगामल जो है आपका महाराष्ट्र में है। गूगामल महाराष्ट्र में, नमेरी जो है असम में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 58। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झील है और स्थान दिया हुआ है, देखते हैं। सूर सरोवर आपका आगरा में स्थित है। सुरहा ताल आपका बलिया में स्थित है।
बड़ा ताल जो है आपका शाहजहांपुर में स्थित है। कहाँ है बड़ा ताल? शाहजहांपुर में। बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहांपुर में स्थित है। यह एक गोखुर झील है। कैसी झील है? तो गोखुर झील है। और चितौरा झील आपका बहराइच में स्थित है। चितौरा झील कहाँ स्थित है? बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? अजैविक घटक, जैविक घटक, सामाजिक गतिविधियां, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो जैविक, अजैविक प्लस सामाजिक गतिविधियां, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य दिया हुआ है। आइए देखते हैं। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहाँ है आपका? तो हिमाचल प्रदेश में है। पेरियार जो है आपका, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल राज्य में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। अब ये जम्मू कश्मीर में भी नहीं पड़ेगा, आपका लद्दाख में आएगा। कहाँ आएगा? तो लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। फोसिल आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोले आर्द्रभूमि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका आंसर है आपका डी, केरल से संबंधित है। कोले आर्द्रभूमि का संबंध केरल राज्य से है। यह राज्य की लगभग 40% चावल की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह एक रामसर साइट भी है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है, कोले आर्द्रभूमि। क्वेश्चन नंबर है 62। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस आपका कहाँ कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, बाघ टाइगर दिवस। मृदा दिवस आपको मनाया जाता है 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस आपका 22 सितंबर को। 22 सितंबर को आपका गैंडा दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य दिया हुआ है। ये देखते हैं। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका गोवा में है। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। और औरंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में न होकर गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 64। भारत निम्न में से किस क्षेत्र में इथोपियन जैव विविधता पाए जाने की संभावना है? भारत के किस क्षेत्र में इथोपियन जैव विविधता पाए जाने की संभावना है? पूर्वी हिमालय, उच्च हिमालय, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, राजस्थान तथा उसके आसपास का क्षेत्र। तो इसका आंसर है डी, राजस्थान तथा उसके आसपास का क्षेत्र में जो है इथोपियन जैव विविधता पाए जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण संगठन है और उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है आपका ये कहाँ है? ये लंदन में है। लंदन इंग्लैंड में है। आईपीसीसी जिसे हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आपके मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में कहाँ वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा 66। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम,
रोम सागरी बायोम, स्टेपी घास बायोम। तो इसका आंसर है आपका बी, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम का विस्तार जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वर्षा एवं वर्ष भर सूर्यातप का अभाव होता है, जिस कारण वर्षा भी यहाँ न के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है? नीलगिरी हिल्स, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इलायची पहाड़ी। तो इसका आंसर है सी, पूर्वी घाट। वेलिकोंडा रेंज या वेलिकोंडा हिल्स एक निचली पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी घाट पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में है, जल चक्र में है, हाइड्रोजन चक्र में है, नाइट्रोजन चक्र में है। तो इसका आंसर है बी, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को परिचालित करता है, यह जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, एथेनॉल। तो इसका आंसर है आपका डी, एथेनॉल के रूप में किया जाता है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। गन्ने की खेती द्वारा भी बायोएथेनॉल की प्राप्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 70। कौन सा कथन असत्य है? जैव उपचार पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना करने में सक्षम है। कंपोस्टिंग एक स्वस्थानीय उपचार की तकनीक है, जैव उपचार की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल दूसरा सही है, पहला नहीं सही है। जैव सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण में विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया में जैव उपचार कहलाती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना में उपयोगी होता है। कंपोस्टिंग एक बाह्य स्थानीय जैव उपचार तकनीक है। यह कौन सी स्थानीय है? तो स्वस्थानीय न होकर बाह्य स्थानीय है।